हाय वेलकम बैक अगेन। इस सेशन के अंदर हम आर्क लेंथ एंड कर्वेचर को डिस्कस करेंगे जो कि 12.5 का बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के बिहाइंड जो जो मैथ्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में। और अगर आप इससे मज़ीद फेमिलर होना चाहते हैं कि कंप्लीट प्लेलिस्ट में क्या है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आने के बाद फादर से CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोज़ मौजूद है, विद ईजी वॉच किया जा सकता है। जबकि कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग फादर हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि इस तरह की चीज़ें सीखना आपके लिए आसान रहे। तो सबसे पहले तो हम जो टॉपिक का कोर पॉइंट है आर्क लेंथ और कन्वर्जन, उसे हम बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। लेकिन जब हम आर्क लेंथ की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम किसी ज्योमेट्रिकल शेप में कुछ डिस्टेंस पॉइंट देखना चाह रहे होते हैं, या तो कोई आर्क बनाते हैं और उसके बिहाफ पर कोई डिस्टेंस देखते हैं। कैसे? देखिए, आर्क लेंथ इज अ डिस्टेंस अलोंग अ कर्व पाथ। यानी आर्क लेंथ जो है वो कर्व पाथ है एक डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से किसी भी ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप में जो नॉर्मली हम कैलकुलस 3 में या वेक्टर कैलकुलस के अंदर डिस्कस करते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। इमेजिन यू आर वॉकिंग अलोंग वाइंडिंग रोड। कोई एक ऐसा रोड है जिसमें आप वॉक कर रहे हैं, जो वाइंड हुआ हुआ रोड है, एंड यू वांट टू नो हाउ फार यू वॉकड। इंस्टेड ऑफ मेजरिंग द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, आर्क लेंथ इज द एक्चुअल डिस्टेंस यू ट्रैवल अलोंग द कर्व। यानी हमें, क्योंकि ये विंड हुआ हुआ एक पाथ है, तो वहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन से मेजर करने के बिहाफ पर हम क्या देख रहे हैं, बल्कि हम स्ट्रेट लाइन से नहीं करेंगे, बल्कि इस आर्क के ज़रिए से हम ये देख पता कर लेंगे कि एक्चुअल आपने कितना डिस्टेंस उस कर्व प्लेन पर कवर किया हुआ है। अनदर एग्जांपल अगर आप देखें, थिंक ऑफ अ सर्कल। अगर हम सर्कल को देखें, इफ यू स्टार्ट एट पॉइंट ऑफ द एज ऑफ दिस सर्कल एंड वॉक ऑल द वे अराउंड अंटिल यू गॉट गेट बैक टू द सेम पॉइंट, सो यू आर कवरिंग द आर्क लेंथ ऑफ द सर्कल। यानी अगर हम एक सर्कल के एक पॉइंट से चलते हैं और उसके वापस उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो वो एक कंप्लीट सर्कल एक्चुअली एक आर्क लेंथ कहलाएगा उस सर्किट के लिए। ये तो स्पेसिफिक डेफिनेशन हो गई आर्क लेंथ के लिए। अब हम समझते हैं कि कर्वेचर क्या है। कर्वेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ शार्पली अ कर्व इज बेंडिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। यानी कर्वेचर हमें ये मेजरमेंट दे रहा है कि कोई कर्व किस तरह से बेंड हो रहा है शार्प वे पे। ठीक है, कुछ कर्व है हमारे पास किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में, वो बेंड होता हुआ हमें दिख रहा है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे, और वो कितना शार्प हो रहा है बेंड, ये चीज़ हमें कर्वेचर बताता है। यू कैन थिंक ऑफ इट्स लाइक द tightness of the curve. For example, a straight line has a zero curvature because it is not bending at all sides। से बात है, वो बिल्कुल जीरो स्ट्रेट है तो उसमें कोई बेंड मौजूद नहीं है। अ सर्कल हैज़ कांस्टेंट कर्वेचर बिकॉज़ इट ऑलवेज बेंड द सेम वे एट द एवरी पॉइंट। यानी अगर सर्कल को देखें तो उसमें जो बेंडिंग वैल्यू वो हर जगह सेम, क्योंकि वो सर्कुलर फॉर्म पर है। सो द कर्व दैट शार्पली टर्न हैज़ द हाई कर्वेचर। यानी कोई अगर कर्व है वो शार्पली टर्न हो रही है मल्टीपल स्टेजेस पे, तो हम कह सकते हैं कि उसमें कर्वेचर जो है वो हाई है। देखो, ये जो दो बेसिक डेफिनेशंस थी वो यहाँ पर मैंने इसलिए बताया ताकि टॉपिक में से अब हमें डेफिनेशन को या उसकी थ्योरम को समझना हमारे लिए आसान रहेगा। तो 12.5 में आर्क लेंथ, सबसे पहले इसका थ्योरम क्या है हम इसे डिस्कस करते हैं कि अगर मैं आर्क लेंथ मालूम करना चाह रहा हूँ किसी स्पेस कर्व में, तो वो एक्चुअली फाइंड होगा किस तरह से। सो द 12.6 says if C is a smooth curve given by the this equation, and as we know about that कि ये फंक्शन क्या है जो हम 12.1 के स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो हमें एक वेक्टर फॉर्म पे फंक्शन दिया गया है इन अ कर्व फॉर्म ऑन एन इंटरवल ए बी। जबकि इंटरवल ए बी है, देन द आर्क लेंथ ऑफ द सी, यानी अगर सी एक स्मूथ कर्व है जो कि गिवन बाय इस फंक्शन को फॉलो कर रहा है, तो हम उस सी के आर्क लेंथ को फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, यानी इस फॉर्मूले को, जिसमें एस इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ ए बी, जबकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बार टी प्लस वाई बार टी का स्क्वायर प्लस जेड बार टी का, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कंप्लीट इक्वेशंस। और इसे हम इक्विवेलेंट वे पे ये कह सकते हैं कि जो आपको कंप्लीट आर ऑफ टी फंक्शन दिया गया था, आप उसके फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे यूजिंग द लोअर एंड अपर लिमिट ए एंड बी। तो इस लॉजिक के ज़रिए से आप आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं स्पेस कर्व का। अब इसकी बेसिक एग्जांपल हमें दी गई है, हमें एक आर्क लेंथ दिया गया है कर्व का जो कि टी ऑफ आई प्लस 4t टी 3/2j प्लस 1/2t स्क्वायर के फॉर्म पर है, और हमें ये बताना है कि इसका आर्क लेंथ t इक्वल 0 to 2 के दरमियान क्या है, यानी अपर एंड लोअर लिमिट इसकी 2 एंड 0 दी गई है। तो इस लिहाज से अगर हम डायरेक्टली इक्वेशंस को यूज़ करें, मैं जूम कर लेता हूँ,
अगर हम इस इक्वेशन को यूज़ करें तो सिंपली हमने इक्वेशंस पुट की, उसके बाद अगर आप एक्स बार टी को देखें, यानी जो हमें स्पेसिफिक इक्वेशन दी गई है, तो टी का जब डेरिवेटिव किया जाएगा तो 1 आ जाएगा। 4/3 की अगर हम डेरिवेटिव को देखें, टी के ऊपर पावर जो है वो 3/2 है, तो जब उसका डेरिवेट किया जाएगा वाई के रिस्पेक्ट से तो ये 4t बन जाएगा, जबकि 1/2 में 2t है, तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 ऑफ टी हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल टी स्क्वायर की वैल्यूज़ यहाँ पर बच जाएगी। अब हमने सबसे पहले फार्मूले के रिस्पेक्ट से ये सारी वैल्यूज़ की, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद अपर एंड लोअर लिमिट अप्लाई किया, तो ये अप्रॉक्सिमेटली 4.816 के बराबर आ गया। अब ये सारी चीज़ें हम बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम श्योर कि इंटीग्रेशन किस तरह से होता है, अपर लोअर लिमिट किस तरह से अप्लाई होती है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो शॉर्टली यहाँ पर हमने एक बेसिक एग्जाम्पल के ज़रिए से कॉन्सेप्ट देख लिया कि हमें कोई अगर इक्वेशन दी जा रही है तो हम आर्क लेंथ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप इस चीज़ को अगर विजुअलाइजेशन से देखो, तो ओरिजिनली ये हमारी इक्वेशंस के कर्व बन रहा था और हमें देखना था कि 2 टू 0 के दरमियान आर्क लेंथ क्या है। तो ये देखो, ये 2 की वैल्यूज़ है और ये 0 है, यानी 1 से 2 के दरमियान ये आर्क लेंथ है। यानी इस शेप में मैं ये बता सकता हूँ कि इसके जो आर्क है, यानी स्टार्टिंग से एंडिंग तक की जो आर्क वैल्यूज़ बन रही है शेप पर, वो क्या बन रही है, जो अभी हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी देखा। तो सोल्यूशन पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग बताई गई है कि एक्स ऑफ टी जो है वो ओरिजिनली टी के बराबर है, वाई ऑफ टी 4/3, जो अभी मैंने सोल्यूशन स्टेप पे बताया था। तो एक्स ऑफ टी हमें 1 मिल गया, वाई ऑफ टी 2 स्क्वायर 1/2 मिल गया, जबकि जेड ऑफ टी जो है हमें डायरेक्टली सिंपल टी मिल रहा है। तो हमने 2 से या 0 से 2 के दरमियान ये वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी थी आर्क लेंथ के रिस्पेक्ट से, तो हमने सॉल्व किया एंड फाइनली वी हैव गॉट द अप्रॉक्सिमेट वैल्यू 4.816। यानी 4.816 वो आर्क लेंथ है जो इस इक्वेशंस के स्पेसिफाइड फॉर्म पे अप्लाई होने के बाद फाइंड हो रहा है। सिमिलरली अनदर एग्जांपल में अगर आप देखें तो हमें एक इक्वेशंस दी गई है जिसको हेलिक्स कहा जा रहा है, टर्न ऑफ द हेलिक्स फॉर्म ऑफ द, क्योंकि हेलिक्स एक मैथमेटिकल फॉर्म है या शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप, जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर में नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। तो हमें आर ऑफ टी में बी कॉस टी आई और बी साइन टी ऑफ जे प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर टी ऑफ के फॉर्म पर इक्वेशन दी गई है। तो हम सबसे पहले इस ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो हमने सिंपल जो डेरिवेटिव रूल होती है वो अप्लाई किया, तो हमें आर ऑफ टी बार मिल गया, यानी हमें फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। हम डायरेक्टली सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द आर्क लेंथ के इक्वेशंस पे से पुट कर ले, जो कि अपर एंड लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट के साथ आर ऑफ टी डेरिवेटिव का इस्तेमाल होता है। हमने डायरेक्टली पुट किया क्योंकि ये हेलिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस है, तो using the formula of the arc, you can find the length of the one turn of the helix by integrating these equations from 0 to 2 pi, क्योंकि हमें जो हेलिक्स फॉर्म है वो वन टर्न पे मालूम करना है, जो आप 12.29 पे भी देख रहे हो। तो ये वजह लिमिट हमने 2 टू 2 पाई ली है। इक्वेशंस पुट किया, इंटीग्रेट किया, डी ऑफ टी मिल गया। टी को जब हम अपर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 2 पाई है, तो सोल्यूशन हमें 2 पाई मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है इस इक्वेशंस की, जो टर्न ऑन दी हेलिक्स फॉर्म बना रहा था, वो 2 पाई के बराबर है। और इसी चीज़ को आप इस शेप पे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये इसका फॉर्म है जो 0 से प्लॉट होते हुए इस तरह से जा रहा है। जिस तरह से हम सर्कल के शेप पे देखते थे कि 0 90 डिग्री, उसके बाद 180 पे पाई, और फिर जब ये 360 बनता था तो 2 पाई बन जाता। तो ये भी इसी शेप पर है, जो अगर आप उसको बैंड कर लो राइट फॉर्म पर तो ये कंप्लीट एक सर्कल फॉर्म बना देगा, क्योंकि इस वक्त हेलिक्स है, तो यही वजह इसकी वैल्यूज यहाँ पर 2 पाई आ रही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ द आर्क लेंथ फंक्शन का आता है। हम आर्क को समझ चुके हैं, आर्क लेंथ क्या है, लेकिन अगर हम आर्क लेंथ की फंक्शंस को देखें तो ये बड़ा सिंपल होता है। ये बता रहा है कि हमें लेट सी बी द स्मूथ कर्व गिवन बाय द आर ऑफ टी डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी पे। यानी अगर एक स्मूथ कर्व है जो कि आर ऑफ टी पर है, जबकि इसका क्लोज इंटरवल ए बी है, जबकि टी की वैल्यू जो है वो ए और बी के दरमियान होगी इंक्लूडिंग ए बी, तो लेंथ ऑफ द आर्क फंक्शन इज गिवन बाय द फॉर्म ऑफ द ए ऑफ टी। यानी देखो, सेम चीज़ जो अभी हमने आर्क लेंथ पे देखी है, उसी चीज़ को अभी फंक्शन पे दिखा रहे हैं कि आर ऑफ, जबकि हम वहाँ पर आर ऑफ बार टी कह रहे थे, तो यहाँ पर वो यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। दैट्स ऑलमोस्ट आर सेम। सो द आर्क लेंथ एस इज गिवन इज कॉल्ड द आर्क लेंथ पैरामीटर, जबकि एस जो है यहाँ पर वो आर्क लेंथ का पैरामीटर कहला रहा है, और इसी पैरामीटर को 12.30 में शो भी किया गया है। अगर आप इस कर्व को देखो कि ये कर्व लाइन है, तो इसमें जो है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया जा रहा है कि एस की वैल्यू जो है वो आर्क लेंथ पैरामीटर की है, जबकि ये इसके स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू है टी इक्वल टू ए एंड बी, जिसको हम अपर एंड लोअर लिमिट कहते हैं। आप इसको प्रूवमेंट में भी देख सकते हैं। आर्क लेंथ फंक्शंस को अगर हम देखें तो इसके एग्जांपल 3 पर बहुत ही प्रिसाइजली हमें बताया गया है कि एक्चुअली किस तरह से वर्क करता है। हमारे पास एक फंक्शन है आर ऑफ टी पे, टी की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान है। हम डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ये जो अभी हमें फंक्शन देखा है, इस फंक्शन पे डायरेक्टली वैल्यूज पुट की गई।
तो जब वैल्यू पुट की जा रही है फर्स्ट डेरिवेटिव पे, क्योंकि हमें जो वैल्यूज़ दी गई है वो 0 से 1 के दरमियान दी गई है लिमिट पे, ठीक है। तो हमने इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ अप्लाई की फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ यू, और जब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमें वैल्यूज़ 5 मिल जाती है। 5 पर हम लोअर अपर लिमिट लगाते हैं तो नॉर्मली हमें वैल्यूज़ 5 ऑफ टी मिल जाती है। तो यूजिंग एस इक्वल टू 5t और t इक्वल टू s अपॉन 5, सो यू कैन रीराइट द फंक्शन, एंड आफ्टर द रीराइट द फंक्शंस योर इक्वेशन विल बी लुक लाइक दिस। तो मैथमेटिकली जब हमने इस सिंपल इक्वेशंस को जो कि आर एज अ फंक्शन ऑफ द पैरामीटर एस के लिए था, हमने उसको सॉल्व किया, तो इस फॉर्म पर इक्वेशंस हमें प्लॉट हो गई जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था, ठीक है। फिर हमने इसको डेरिवेटिव फॉर्म कर लिया क्योंकि ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, आर बार ऑफ टी, और उसके बाद ये 5 ऑफ टी हमें सिंपल मिला। फिर हम यहाँ पर टी को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास सिंपल सोल्यूशन आ गया जो इस इक्वेशंस को कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। कुछ पैरामीटर्स को देखें तो यहाँ पर एस और आर को इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दिया गया। वैसे इस डेफिनेशन पर भी हमें बताया गया था कि एस जो है वो एक आर्क लेंथ का इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। थ्योरम 12.7 में यही चीज़ बताई जा रही है कि आर्क लेंथ पैरामीटर क्या है, कि सी इज़ अ स्मूथ कर्व है, तो आर एफ एस को ऐसे या फिर इस तरह से लिखा जा सकता है, यानी आप प्लेन पे हैं या फिर कर्व पे हैं। ये हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं। कुछ चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होती हैं, तो एज आई डिस्कस के मैं उस चीज़ों को भी रिकॉल कर रहा होता हूँ। अगर आप तमाम प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो चीज़ों को समझना आपके लिए मज़ीद आसान रहेगा। एस इज़ द आर्क लेंथ ऑफ द पैरामीटर, देन अगर एस आर्क लेंथ पे है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसी रिस्पेक्ट से अगर हम अ, उस कॉन्सेप्ट को देखें जो अभी तक हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, तो हम कंप्लीटली जान चुके हैं कि आर्क लेंथ है क्या, किस तरह से फाइंड किया जाता है, आर्क लेंथ फंक्शन क्या है और आर्क लेंथ के पैरामीटर्स क्या है जिसके ज़रिए से हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक इसी सेशन का कर्वेचर है, जिसमें हमने देखा कि जो जो बेंडिंग शेप होती है, उस बेंडिंग शेप के लिए हम कर्वेचर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और यही चीज़ अभी हमने इस डेफिनेशन पे भी लिखा था कि कोई चीज़ कितनी शार्पली बेंड हो रही है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो चीज़ हमें कर्वेचर बता रहा होता है। तो उस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें जो फ़ॉर्मूला दिया गया है वो ये दिया गया है, यानी आपके पास जो भी फ़ंक्शन है टी ऑफ एस के फॉर्म पे दिया गया है, आप उसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही एक्चुअली आपके उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बेंड होने वाले फ़ंक्शन का कर्वेचर बता देगा कि वो चीज़ कितनी बेंड हो रही है। इन सिंपल वी कैन से दैट इज़ जस्ट अ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फ़ंक्शन। अब अगर आप सिंपली मैं एक बेसिक एग्ज़ाम्पल में आपको ये चीज़ बताता हूँ, तो उसको समझना आसान रहेगा। So example 5 will explain the curvature of the space curve in very simple. So let's see this example first, and after that we move to the previous one. So find the curvature of the curve given by this function. Okay, this is a function and हमें curvature मालूम करना है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर curvature को represent करता है जिसका ये फॉर्मूला है। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो ओरिजिनली फंक्शन दिया गया है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसके बाद हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ या मैग्नीट्यूड ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन निकालना होगा। तो हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले के ज़रिए से ये फाइंड कर लिया और इसकी वैल्यू अभी टी स्क्वायर प्लस 2। ये भी हम मैग्नीट्यूड कई दफ़ा निकालते आ रहे हैं। जो भी आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू होती है आप उसका स्क्वायर करते हैं और कंप्लीट सम का स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो वही हमने किया है और हमें दोनों मिल गए। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करते हैं, और फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करने के बाद जस्ट सिंपली उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है ओरिजिनली, और उसके बाद जो हमारे पास p प्लस 2 था हमने उसके फैक्टर्स लिए उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद एट लास्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ बच रही है वो t अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 बन रही है, जिसको हम इन द फॉर्म ऑफ द कर्वेचर अगर लिखना चाहे तो टी स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, एंड दैट इज़ एक्चुअली द कर्वेचर ऑफ दिस फंक्शन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। अब जो भी पॉइंट वहाँ पर होगी वो टी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। जब आप टी बताएंगे तो आपको वो कर्वेचर पॉइंट मिल जाएगा। तो सिंप्लीफाई तरीके से हमने बेसिक तरीके से यहाँ पर कर्वेचर ऑफ द कर्व मालूम कर लिया जो ओरिजिनली फंक्शंस पे हमें दिया गया था। यूजिंग द सेम लॉजिक अगर हम प्रीवियस वाले एग्जांपल पर आए तो हमें यहाँ पर कर्वेचर मालूम करना था ऑफ अ सर्कल, जबकि जो रेडियस है वो आर पर है, और के जो यानी कर्वेचर हमें 1/r पे दिया गया है। तो हमने सिंपली जो फंक्शन है सर्कल के लिए वो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, आर ऑफ थीटा, आर साइन थीटा एंड आर कॉस थीटा के फॉर्म पर, क्योंकि यहाँ पर हमें आर की जो वैल्यू है वो एस आर थीटा पे है, तो यहाँ पर हम थीटा को सेपरेट कर सकते हैं, या चाहे तो हम यहाँ से एस को सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने थीटा को सेपरेट किया तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से प्लॉट हो गई। तो जहाँ जहाँ थीटा है वो एस अपॉन आर पे कन्वर्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये आर्क लेंथ एस इज़ अ पैरामीटर के फॉर्म पे कन्वर्ट हो गए। अब फिर हमने ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया आर एस थीटा का, और उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा
कि किस तरह से वो कर्वेचर के फॉर्मूले पे फुलफ़िल होता है। तो आर बार एस जो कि मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ अगर ये 1 के बराबर हो, तो ये ऑलवेज़ फ़ॉलो करेगा ओरिजिनल फ़ंक्शंस को, जिसको हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर भी कह रहे होते हैं। तो हमने डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट की तमाम, ठीक है, सिंप्लीफाई तरीके से, और उसके बाद जब हमने सॉल्व किया तो दैट इज़ इक्वल टू 1/r। तो इसका मतलब ये है कि सर्किल के हर एक पॉइंट पर कर्वेचर सेम होता है, जिसकी वैल्यू 1/r पर होगी, और r वो रेडियस है जो वहाँ पर हम अप्लाई कर रहे होंगे। और सेम लॉजिक पे देखो, इसी कंप्लीट लॉजिक को इस इमेज पे भी दिखाया गया है, अगर आप ओवर देखो तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये r है, अब इसको मैं जिस तरह से भी रोटेट करूँ, r की वैल्यू हमेशा उसमें सेम रहेगी। यही वजह है कि यहाँ पर कर्वेचर हर पॉइंट पर स्पेसिफिक सेम रहेगा, जो हमने यहाँ पर देख ली। तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। इस सेशन के अंदर हमने कंप्लीटली जान लिया कि कर्वेचर और आर्क लेंथ क्या है। इसके अलावा कुछ रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो डेप्थ या फिर स्पेसिफिक एरिया था, जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ चुके हैं। इसके अलावा कुछ एप्लीकेशन है जो फिज़िक्स से रिलेटेड है, आप उसे भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप फिज़िक्स से बिलोंग कर रहे हैं तो इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ें, ताकि आप कर्वेचर और आर्क को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें। लेकिन जब हम इमेज प्रोसेसिंग या फिर कंप्यूटर विजन पे जाते हैं, तो वहाँ पर, या कंप्यूटर ग्राफ पे जाते हैं, तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। सेशन के लास्ट में कुछ समरीज़ दिखाई गई हैं, जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड कर्वेचर के फ़ॉर्मूलाज़ को दिखाया गया है कि उनके यूनिट और फंक्शंस वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, तो आप इसे भी अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो ये एंड होता है चैप्टर 12 का। उसके बाद चैप्टर 13 स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम ये जान सकते हैं कि जब हमारे पास सेवरल फंक्शन होते हैं, या फंक्शंस विद सेवरल वेरिएबल्स होते हैं, तो वो किस तरह से वर्क करते हैं। नेक्स्ट सेशन पे हम इसका पहला सेशन यानी इंट्रोडक्शन टू फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। इसी तरह से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें सीखना आपके लिए आसान रहे। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं। सी यू देयर।